यस सर। ठीक है। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो कल हमने क्लास लिया था, एज सच तो मैंने वैसे कुछ नहीं, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही बताया था कि बिजनेस टेक्नोलॉजी है क्या। और हमने एक बिजनेस टेक्नोलॉजी में ये जो 25 चैप्टर्स हैं, 25 चैप्टर्स हैं, इनका कैटेगरीज बनाई थी। और हमने इनकी कैटेगरीज, हमने 6 कैटेगरीज प्रिपेयर की थी। दैट व्हाई वी वांट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हमने चैप्टर 1 से हमने शुरू किया था, और चैप्टर 1 से मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की एक कैटेगरी प्रिपेयर की थी। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टेक होल्डर्स की एक कैटेगरी बनाई थी। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट कर दिया था, और नीचे 4-5 चैप्टर्स तक हम जाते गए थे, है ना। तो आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि ये सभी चैप्टर्स रिलेटेड कैसे हैं और इनको किस तरह से हमने देखना है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आज से जो शुरू करना है आपके साथ, ये स्टार्ट करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पहले रजिस्टर ओपन करो सभी बच्चे, और उस रजिस्टर में सबसे पहले आप इस चैप्टर का नाम लिखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज थोड़ा सा मेरे पास पेन थोड़ा दूसरा है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मेरे को ना इसमें वो नहीं है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। आप इसमें पहले लिखो अपने रजिस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने ये सीखना है कि बिजनेस का मीनिंग क्या है। लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये लर्निंग आउटकम्स हैं जो कैपलन ने और बीबीपी ने हमारे को दिए हैं। ये दिख रहे हैं आपको, 4-5 लर्निंग आउटकम्स। यस सर। ठीक है। यस सर। तो सभी बच्चे एक बार पहले इसको देखेंगे कि हमने, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 5 बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज और डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर फॉर्म्ड। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आउटलाइन हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफर। लिस्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, and the different types of business organizations: commercial, not for profit, public sector, non government and cooperatives। तो ये 5 बातें आज हम सीख लेंगे। अभी हम इसमें सीधा कैपलन तो नहीं देखेंगे, सीधा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितने कंसेप्ट में डिवाइड किया है। कंसेप्ट नंबर 1 इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और कंसेप्ट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, बातों को शेयर करेंगे, सीखेंगे, उससे धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने बीच बीच में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सबसे पहली बात आपसे ये कह रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट, ये जो मैं कंसेप्ट नंबर 1 आपको बताना चाह रहा हूं, उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दिख रही है ना स्क्रीन, सबको दिख रही है कंसेप्ट नंबर 1 की। यस सर। तो आपने रजिस्टर में पहले तो लिखना है, हेडिंग लिखनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिखो सब बच्चे, लिखो कंसेप्ट नंबर 1। अभी लास्ट में देखूंगा रजिस्टर भी आपके। कंसेप्ट नंबर 1 लिखो पहले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें ना, तो 2 वर्ड्स हैं, एक तो है इसमें बिजनेस और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का? भी इसमें नहीं देखना। आप ये बताओ क्या मीनिंग दिखता है आपको ऑर्गेनाइजेशन का? आपको क्या लग रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होती होगी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती होगी, दोनों में क्या डिफरेंस है, या ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को बोलते हैं? जैसे आप एसोसिएशन, आप देख रहे हो एसीसीए, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हो क्रिकेट टीम, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, अब आपने बताना है कि आपने इसमें क्या कॉमन फीचर्स देखे हैं। सबने आंसर देना जिसका मैं नाम बोलूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं कहता हूं मारुति उद्योग लिमिटेड, जैसे मैं बोलता हूं जेके सीमेंट, जैसे मैं बोलता हूं क्रिकेट क्लब, जैसे मैं बोलता हूं हॉकी क्लब, तो आपको क्या लगता है, ये जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए रियल लाइफ के, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक दैट these are the this is named as organization और these are the common features? अतिका आप बोलो पहले, तो आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया है इसमें, बताओ। सर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका एक मोटिव होता है, वो मोटिव अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अतिका ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि एसीसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना,
तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है। विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और उसको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान्या आप बताओ, कुछ आपको लग रहा है क्या, आपके हिसाब से क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन? सर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक मोटिव या ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए मतलब उसको अचीव करने के लिए करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट होते हैं और प्रॉफिट वाले होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मान्या ने एक बात ये बोली कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जस्ट हम बोलते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में बड़े सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, ये बड़े सारे ऑर्गन्स होते हैं, और इसी उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंस है कि बिजनेस जहां पर यूज हो गया, जहां पर हम बिजनेस का वर्ड ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्लास में अर्शदीप आप बताओ, बिजनेस में मैंने क्या क्या बोला था, बिजनेस में क्या क्या चीजें बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में? मैंने आपको एक डेफिनेशन टेबल बनाया था, सबसे ऊपर हमने लिखा था बिजनेस। तो बिजनेस में क्या बोला था मैंने? इट इंक्लूड्स दिस, इट इंक्लूड्स दिस, इट इंक्लूड्स दिस, बोलना क्या बोला था? हाँ जी अर्शदीप जी। बिजनेस वो प्रॉफिट वाला सर, जहाँ पे हाँ हाँ, शेयर्स और कम वो आगे आगे बात जाती है। नहीं नहीं, कल जो हमने एक मीनिंग ऑफ बिजनेस सीखा था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ बिजनेस? वो तो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ, कॉमर्स, कॉमर्स ठीक है एंड ठीक है, सर्विसेज देना, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग। करना, है ना, दैट इज बिजनेस। तो आप सब बच्चे पहले तो ये लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आपने कंसेप्ट नंबर 1 लिखा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। यस उसमें सर। लिखना, उसमें लिखो आप ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपने अपने हाथ से लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखेंगे नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखेंगे प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखोगे। और एग्जांपल लिखो जरा, ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखो नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखो प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करो, दोनों में एक ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, गोल है, कि आपको कुछ गोल अचीव करना है, तो गोल को अंडरलाइन करो दोनों में। नॉन प्रॉफिट गोल और प्रॉफिट गोल, दोनों में गोल गोल को लाइन अंडरलाइन करो। एग्जांपल लिखो जरा, मुझे बताओ कि आपका क्या, यहाँ पर क्या एग्जांपल आपको लगता है यहाँ पर कि डाबर इंडिया, बताओ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा डाबर इंडिया? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्यों बिजनेस में क्यों आएगा? सर वो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मोटिव के नीचे एग्जांपल लिखो, रजिस्टर में डाबर इंडिया, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूँ बांगड़ सीमेंट, नाम सुना बांगड़ सीमेंट का? यस सर। अच्छा, ये बताओ बांगड़ सीमेंट कहाँ आएगा, प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे नीचे लिखो यहाँ पे एग्जांपल्स। और मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल्स, गंगाराम हॉस्पिटल, ठीक है। आप बताओ हॉस्पिटल्स कहां पर आएंगे? हॉस्पिटल क्या ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? बिजनेस बोलो। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हॉस्पिटल का वैसे इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होता है या नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना? हम ये मान के चलते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव तो होता है, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन जो होती है, वो लोगों को सर्विसेज देना होती है। जी उसके सर। बाद प्रॉफिट हो या ना हो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर इंटेंशन, इफ देयर मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, तो हम उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। तो हॉस्पिटल्स को आप पहले तो लिखो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखो, नॉन प्रॉफिट मोटिव के नीचे लिखो। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो फर्स्ट पॉइंट में आपने ये देखा है कि इसमें गोल होना बड़ा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव होना कंपलसरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना गोल के हम उसको ना तो ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे और ना उसको बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये बताना है कि गोल, गोल आपका क्या, आपको क्या लगता है गोल के लिए? मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, स्टूडेंट सिटिंग इन अ लेजर मूड, आप बताओ, ऐसे ही बैठे हुए हैं कुछ दोस्त और बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, वेदर दैट इज अ, वेदर दे हैव अ ऑब्जेक्टिव और नॉट, ये बताना, यस या नो। नो ये नो। पेपर में आया हुआ है। हाँ, नो। नो। अर्शदीप जी आप बताओ। नो सर।
अच्छा, व्हाई नो? अर्शदीप आप बताओ क्यों नो, व्हाई नो? बिकॉज दैट इज बिकॉज वो किसी टॉकिंग, ऑब्जेक्ट, हाँ, दे आर जस्ट उसमें टॉकिंग, सिर्फ दे आर फ्री जस्ट बैठे हैं, गॉसिपिंग। उनको अपने फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए दोस्तों के साथ समय बिता रहे हाँ, हैं। ठीक तो है, उनका बहुत कोई बढ़िया। मोटिव तो नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे उसको कोई आगे डिसीजन लेना है, जो कुछ भी करना हो, वो वैसे ही अपने इधर ठीक है, उधर की मार रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सिटिंग अराउंड, सिटिंग, स्टूडेंट सिटिंग इन लेजर मूड के आगे लिखो नॉट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव। तो आप आगे इसके आगे लिखो रेजिडेंशियल सोसाइटी। बताइए, रेजिडेंशियल सोसाइटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन और नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन? इनका एक गोल है या नहीं है? वेदर दे हैव अ गोल और नॉट? Yes, sir. यस सर। क्या गोल होगा भाई रेजिडेंशियल सोसाइटी का? आप बताओ। सर सोसाइटी के लिए सही डिसीजन लेना। अच्छा, और अतिका आपके हिसाब से क्या होगा? सर डिसीजन, हाँ, डिसीजन किस तरह के होंगे रेजिडेंशियल सोसाइटी के, क्या गोल होगा? सो फॉर एग्जांपल वहाँ की सिक्योरिटी के लिए एंड अच्छा, वहां पे ग्रीनरी के लिए, वहां पे यस सर। गेट्स लगाने के लिए, वहां पे सिक्योरिटी के लिए, वहां पे वॉचमैन के लिए। तो आप आगे लिख दो रेजिडेंशियल सोसाइटी हैज अ ऑब्जेक्टिव, हैज अ गोल। गवर्नमेंट में आ जाओ, बताओ गवर्नमेंट का गोल होगा, होता है कुछ? जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, कैनेडियन गवर्नमेंट की बात करें, यूएसए गवर्नमेंट की बात करें, तालिबान गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप बताएं अपना। अतिका आप बताएं, व्हाट इज द गोल ऑफ अ गवर्नमेंट? सर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। अच्छा, सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, है ना, यस हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। तो आप सभी लिखिए गवर्नमेंट ऑल्सो हैज ऑब्जेक्टिव। लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे ना? लिख रहे हैं सर। ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आप सबने मसाला डोसा खाया कभी? यस सर। अच्छा, मसाला डोसा का एक प्रोसेस होता है, मसाला मसाला डोसा को बनाने का एक प्रोसेस होता है। यस सर। क्या प्रोसेस होता है? कि भाई उसमें स्टेप नंबर 1 ये होगा, हम ये लेकर आएंगे, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3। देयर आर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं उसमें। यस सर। अर्शदीप जी आप बताओ, कनाडा में आपने खाया डोसा कभी? नहीं सर। अच्छा, क्या खाते हो आप? शाही पनीर खाया है? जी सर। अच्छा, तो शाही पनीर बनाने का कोई प्रोसेस होता होगा? जी सर। मम्मी जो बनाती हैं, पहले पनीर लाती होंगी, फिर कैप्सिकम जी लाती होंगी, फिर टमाटर लाती होंगी, फिर उसको कुछ काटती होंगी, कट करके एंड एंड शी स्टार्ट विद कुकिंग। कुछ प्रोसेस होगा या नहीं होगा? जी सर, ये सारा प्रोसेस ही है। ठीक है, आप एसी से कर रहे हो आप सभी, तो आप बताओ क्या प्रोसेस है आपका? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, नॉलेज लेवल जी में जाना सर। है, नॉलेज लेवल के पेपर क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद स्किल लेवल के क्लियर करने हैं, और फिर प्रोफेशनल लेवल में जाना है, फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद जाकर आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो बताओ एसीसीए का कुछ प्रोसेस है या नहीं है फॉर बिकमिंग एसीसीए? जी है सर, सर। प्रोसेस है। Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं। आप पहले सेटिंग ऑफ गोल्स के आगे पहले लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप नंबर 2 इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, रजिस्टर में लिखना है आपने देख देख के। और स्टेप नंबर 3 कंट्रोल। सभी ने लिखना है, मैं भी पूछूंगा आपसे, और एक एक लाइन छोड़ देनी है। जैसे प्रोसेस ऊपर हेडिंग लिखनी है, प्रोसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी। स्टेप नंबर 1 सेटिंग ऑफ गोल्स, स्टेप नंबर 2 इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेप नंबर 3 कंट्रोल। आप ये बताओ मान्या जी, आपने सेटिंग ऑफ पहला लिखा, प्रोसेस सेटिंग ऑफ गोल्स। सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को सेट करना। स्टेप नंबर 1 सेटिंग ऑफ गोल्स। सबने लिख लिया कि सेटिंग ऑफ गोल्स? Yes, sir. यस सर। आप ये बताओ, हिंदुस्तान लीवर या ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मारुति उद्योग लिमिटेड, क्या ये अपने गोल्स को बनाती होंगी पहले कि हमें इस क्वार्टर में इतने करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, ये वाले मॉडल्स की ये कार सेल करनी है, फिर ये वाले मॉडल्स की ये वाली कितनी कार सेल होनी चाहिए? ये टारगेट होगा उनका क्वार्टर वाइज, हाफ ईयरली, एनुअली, या नहीं होगा? Yes, sir. होगा होगा. सर। अच्छा, क्या लगता है आप जब अपने नंबर बोलते हो कि मेरे नंबर इस बार इतने आने चाहिए, जैसे अभी अर्शदीप ने स्टार्टिंग में बताया कि सर बड़े दिन हो गए मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब दे पाऊंगी पेपर,
तो आप जब मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद कुछ पीरियड के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हो, आपके पेरेंट्स चेक करते हैं कि भाई आपने कितनी पढ़ाई की, कितने नंबर आए। आप जैसे स्कूल में थे तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी मंथली टेस्ट की, सबको मिलती थी। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब रिपोर्ट कार्ड में आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराना होता था, उसमें मार्क्स दिए होते थे कि फर्स्ट टर्म में इतने आए, सेकंड में इतने आए, थर्ड में इतने आए। तो आपकी हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते थे पेरेंट्स आपकी कि भाई आप अच्छा कर रहे हो या गंदा कर रहे हो, ऐसा दिख सकता था या नहीं दिख सकता था? मतलब वेदर यू हैव ओवर परफॉर्म्ड और अंडर परफॉर्म्ड। यस सर। इट मीन्स आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात हम देखेंगे कि हमने कहाँ जाना है। फर्स्ट इज गोल। जैसे हमें हमें हिमालयस में जाना है, तो पहली बात है हिमालयस हमारा गोल हो गया। दूसरी बात, हमने उसके लिए एक्शंस ली, तो एक्शंस लेने के बाद हमारे को कितनी परफॉर्मेंस, हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया कि आपने कितनी मेहनत की थी, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप किसमें अच्छा कर रहे हो। इसी तरह से मारुति उद्योग लिमिटेड कैसे परफॉर्म चेक करेगी, परफॉर्मेंस चेक करेगी कि भाई उन्होंने प्रॉफिट सोचा था x डॉलर होना चाहिए, बट उनका एक्चुअल में प्रॉफिट ये हुआ, तो डिफरेंस आ सकता है या नहीं आ सकता? यस सर, आ सकता है। तो आप इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के आगे लिखो, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के आगे लिखो डिफरेंस बिटवीन गोल एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। लिखा क्या सबने? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, जब आपके नंबर आए हाफ ईयरली में कुछ कम आए, तो अब आप एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो आपने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई थी उसको चेंज करोगे या उन्हीं स्ट्रेटेजीज पे चलते जाओगे? जैसे एज्यूम करते हैं आपको मैथमेटिक्स वीक लग रहा है तो उसकी कोचिंग लगवाओगे, या उसमें ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे, या बड़े ब्रदर के साथ पढ़ोगे? तो आप क्या कुछ स्ट्रेटेजीज को चेंज करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। यस सर। आपने महाभारत का नाम सुना है? महाभारत की जब लड़ाई हुई थी तो भगवान कृष्ण और अर्जुन रोज शाम को बैठते थे, जब उनकी सभा लगती थी युद्ध के बाद, तो अगले दिन की वो स्ट्रेटेजी को चेक करते थे कि अगले दिन हमने कैसे लड़ाई करनी है। क्या आपने ये महाभारत देखी है कभी? महाभारत का सीरियल देखा या नहीं देखा? सर ये पता है पर देखा नहीं है। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या था कि जब जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है यहाँ पर सब जगह, है ना, पूरे वर्ल्ड में, तो क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ स्ट्रेटेजी लगाती है कि भाई हमें ऐसे करना है, और कुछ पीरियड के बाद वो उसको चेक करती होंगी कि वो स्ट्रेटेजीज कोविड के लिए जो उन्होंने यूज किया क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल करना और स्ट्रेटेजी को चेंज करना। तो कंट्रोल के आगे लिखो चेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज। चेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज। मैं फिर रिपीट करता हूं, 3 बातों का ध्यान रखना आज के लेक्चर में। पहली बात, फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप नंबर 2 इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। स्टेप नंबर 3 इज कंट्रोल। अतिका, आप बताओ 3 बातें बिना देखे बताना, अच्छा देखना मत। आप बताओ रजिस्टर में आपने क्या क्या एग्जांपल लिखे हैं? स्टेप नंबर 1 का क्या एग्जांपल लिखा है? बोलो बोलो। सर सेटिंग ऑफ गोल्स का एग्जाम्पल है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति उद्योग हैं, तो ये क्वार्टर वाइज अपना एक गोल रखते होंगे कि हमें इस क्वार्टर में इतने की सेल्स करनी है। ठीक है, अब आप रहने दो। माने अब आप बताओ स्टेप नंबर 2 क्या है? सर इवैल्यूएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें डिफरेंस देखा जाता है जो गोल होता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस का। अच्छा, कोई एग्जांपल दो। मेरे एग्जांपल को हट के कोई नया एग्जांपल बताओ। सर जैसे कि कोई भी कुछ भी सोचो डे टू डे लाइफ में, सोचना है, रियल लाइफ की चीजों को यूज करना है ना। आप रोज सुबह आप कहते हो मैं 4 घंटे पढ़ूंगी और आप 3 घंटे पढ़ते हो, या आप पढ़ते ही नहीं, मूवी देखने चले जाते हो, या आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या आप यूट्यूब देखते हो। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज प्रोसेस नंबर 2, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की आपने क्या सोचा था और क्या हो गया। डिफरेंस होता है ना सोचने में और होने में। यस सर। उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में ये 3 बातें कंपलसरी हैं एज पर एसीसीए, कैप्लान और बीबीपी। स्टेप नंबर 1 है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप नंबर 2 है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, और स्टेप नंबर 3 है कंट्रोल। अर्शदीप, आप बताओ कि कंट्रोल का मीनिंग क्या समझ आता है? स्टेप नंबर 3 बताओ अर्शदीप। जो भी हमने डिसाइड किया था, अगर हमारे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, अगर ठीक हमें है। कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं तभी भी हाँ, हमें
आगे और अच्छा करने के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब वेरी गुड, नया प्लान कहीं ना बनाना। कहीं हम थोड़ा बहुत चेंज हम करेंगे ताकि हम और बेटर कर सकें, जो वेरी हमने गुड, पिछले बार कुछ रह गया था तो आगे अच्छा हो सके। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपको पता है हर गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है, हर साल फाइनेंशियल बजट आता है कि भाई पिछले बार हमने क्या किया, इस बार नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, अब नई स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं। तो बहुत बढ़िया, आपने तीनों स्टेप्स लिख लिए सभी ने, बच्चों ने। यस सर। यस यस सर। सर। आगे चलो, अब आगे चलो। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल होना कंपलसरी है। अभी अतिका ने स्टार्टिंग में बताया था ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव, फॉर दे वांट टू अचीव अ गोल। तो ग्रुप ऑफ पीपल होना कंपलसरी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि 2-3 लोग मिलकर, कम से कम 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उस कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए मैंने एग्जांपल लिखा है। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहां पर आपने लिखना है ग्रुप ऑफ पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैंने यहाँ पे लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। किसी ने नाम सुना सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का? यस सर। क्या मतलब होता है सोल प्रोप्राइटर का? अतिका सर आप बताओ। जैसे जिसका सर मेन जो ओनर, सॉरी, हाँ, अतिका आप बताओ। सर जो सिर्फ एक ओनर होता है वो ओन करता है पूरा अच्छा, बिजनेस। क्या क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है? क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये बताओ आपके हिसाब सर से। अगर अगर उसके पास एम्प्लॉयज हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर, हाँ, मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है टी वेंडर का, चाय बनाने वाले का, है ना। आजकल सर्दियां, सब चाय बहुत पीते हैं। तो टी वेंडर के पास 3-4 एम्प्लॉयज हैं और एक टी वेंडर के पास एम्प्लॉयज ही नहीं है। वो अकेला काम कर रहा है, अकेले बर्तन धो रहा है, अकेले चाय बनाता है, अकेले चाय देकर आता है, अकेले पैसे कलेक्ट करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अकेला था, अकेला है, एक ही, इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, देन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में होने का मतलब है देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। क्या ये बात सबको समझ आ गई, ग्रुप ऑफ पीपल की बात, या नहीं समझ आई? यस यस सर। सर। अब देखो नीचे आ जाओ, नीचे यस लिखो। सर। अब आपने रजिस्टर में लिखने 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस लिखनी है सबने। कंडीशन नंबर 1 लिखो, हेडिंग लिखो 3 कंडीशंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहली कंडीशन लिखो सभी बच्चे, एग्जिस्टेंस ऑफ गोल। ये बात तो क्लियर हो गई ना अभी हमारे को, गोल होना चाहिए। देखो बोल ही नहीं रहे। यस यस सर। सर। दूसरी यस कंडीशन सर। लिखो, अपने हाथ से लिखना सबने, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। लिखो दूसरी कंडीशन, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। मिलकर काम करना है। आपने वो गाना सुना था, मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 नहीं होते। बात सुनी हुई है किसी ने? यस सर, मैंने सुनी हुई है। हाँ, एक और एक 11 का मतलब क्या होता है? आप बताओ अर्शदीप, जब आप बताओ, एक और एक 11 का मतलब क्या होता मतलब है? उनका ज्यादा हो जाता है, मतलब एक जितना काम कर सकता है उतना ही अगर उसको दूसरा वाला मिल जाए तो अगर वो बहुत दोनों एक साथ मिलके करेंगे तो ज्यादा। बेटर कर सकते हैं और उनके साथ और लोग जुड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो कोलेक्टिव, कोलेक्टिव का मतलब है मिलकर हम कुछ लोग काम करते हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक अकेला करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते। बहुत बढ़िया। तो तीसरी कंडीशन लिखो, सब बच्चे लिख रहे हैं, देयर हैज टू बी अ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। मतलब वो परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे और उसकी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो कंडीशन 3 लिखो, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, अगर बीच में ये क्लास अभी बंद हो गई और हॉटस्पॉट बंद हो गया तो आपको होमवर्क है नेक्स्ट सैटरडे से पहले आपने चैप्टर 1 के कैप्लॉन के आपको मटेरियल मिल जाएगा, उसके ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं। मेरी बात समझ गए? यस यस सर। सर। चलो अब आगे आ जाओ, नीचे लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आया था, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब बच्चे हेडिंग लिखो रजिस्टर में। अब आप रजिस्टर में लिख रहे हो ना, खाली ढीले ढीले तो नहीं बैठे। नहीं सर, दिख रहे हैं। लिखो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम देखते नहीं है, खाली हेडिंग लिख दो, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप बताओ, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है क्या फायदे हो सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट कैन बी द मेरिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? अर्शदीप आप बताओ, एक मेरिट आप बताओ कोई भी।
अभी अभी आपने बोला भी था वैसे 1 + 1 11 अभी बोला था आपने, क्या बेनिफिट है बताओ, बोलो जी। कि उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो यस उस काम यस, को जो उस काम को बेटर कर सकते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, सिनर्जी का मतलब समझ आता है ना, जब दो एनर्जीज मिलती है तो वी कैन एनहांस द परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। माने आप बताओ कोई दूसरा बेनिफिट आपको जो दिखता हो, आपके माइंड में आता हो। सर अगर एक बंदा एक चीज पे फोकस करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। तो ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल बताओ कोई। सर जैसे अगर कोई कंपनी में एक अकाउंटिंग का काम कर रहा है तो फिर वो अकाउंट्स में स्पेशलाइज हो जाएगा एंड वो और बेनिफिट्स देगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अतिका आप बताओ कोई बेनिफिट आपको दिखता हो तो, अगर और मतलब आपने सोचा इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, बोलो अतिका बोलो। सर टाइम सेव होगा। कैसे, टाइम कैसे सेव होगा? सर एक इंसान को जो काम करने में जितना टाइम लगेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत कम टाइम में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, जैसे हमारे गवर्नमेंट में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये नरेंद्र यस मोदी सर, जी खुद ही करते हैं काम, या सारे मिनिस्टर्स मिलके काम करते हैं? सब मिलके करते हैं सब। अच्छा, जब मिलके करते हैं तो तभी तो परफॉर्मेंस का एक रिजल्ट आता है ना। यस सर। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे बोल रहे हो। पहला बेनिफिट लिखो, टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज। ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, बीच में वन आ गया, आपने पूरा लिखना है, टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज। क्या मतलब हुआ? टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज का मतलब क्या है? ऑल, क्या मतलब है? ऑल हैव डिफरेंट स्किल्स, सबके पास अलग अलग स्किल्स हैं। अब ये आज थोड़ा सा पेन मेरा दूसरा है इसलिए लिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। आप पहले लिखो जो टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज, ब्रैकेट में लिखो स्किल्स। अब आपने कभी सीए फर्म को देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को? उसमें क्या होता है, बड़े सारे वर्क होते हैं, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, टैक्स ऑडिट का, फाइनेंस का, कंपनी लॉ का। अब वो मिलके जब काम करेंगे ना, तो उनके पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो काम कर लेंगे, क्योंकि उनके पास सबके पास अलग अलग स्किल है, सबकी नॉलेज अलग अलग है। तो नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड के स्पेलिंग ठीक लिखो, चार्टर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप लिखो चार्टर्ड, CHARTERED, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। कौन सा बच्चा बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में कि कैसे हम नॉलेज को और आइडियाज को पूल कर सकते हैं और स्किल को पूल कर सकते हैं? मान्य आप बताओ जल्दी। सर जैसे कि अगर वो उन्होंने काम डिवाइड कर दिया, जैसे आपने कहा कि इनकम टैक्स हो गया, ऑडिट हो गए, तो वो सब आइडियाज अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसकी डिटेल्स निकालने में वो पूल कर सकते हैं ठीक एंड है उसका वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आजकल हॉस्पिटल्स हैं, आपने देखा हॉस्पिटल से भी लिखा होता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, लिखा सुना कभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स? यस यस सर। सर। क्या मतलब होता है अतिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का? सर मतलब वहाँ पे एक ही टाइप का जिसको कोई डिजीज है, एक ही टाइप के पर्सन नहीं आ सकते, बहुत अलग अलग टाइप के डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, जो हर एक हाँ, डिजीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, जनरल डॉक्टर है, तो मिलके कर रहे हैं, तो कोई भी पेशेंट आएगा उनको वो एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब आप ये बताओ मेरे को, आप में से कितने बच्चों ने सुना हुआ है ये इन्फोसिस का नाम? कितने बच्चों ने सुना है इन्फोसिस? यस सर, सुना है। अच्छा, तो आप पहले फर्स्ट बेनिफिट में लिख रहे हो टू पूल नॉलेज एंड आइडिया, सबने लिख लिया क्या? यस यस सर। सर। बेनिफिट यस टू सर। लिखो, जो हमारे को अर्शदीप मैडम ने बताया था, टू प्रोवाइड सिनर्जी। इसके आगे लिखो 1 + 1 = 11। ऐसे लिखना, 1 + 1 = 11, ऐसे लिखना तो याद आ जाएगा जब आप रिवाइज करोगे। 1 + 1 = 11, सिनर्जी। अब नीचे लिखो, एग्जाम्पल 1 में देखो क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज के आगे लिखो, अज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर ए है, ये 1 घंटे में 80 एंट्रीज, 80 जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अच्छा, कभी नाम सुना जर्नल एंट्रीज का? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, किसी को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं, सुना हुआ है कभी? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा बताओ, एक पर्सन 1 घंटे में 80 जर्नल एंट्रीज पास करता है,
तो दो लोग 2 घंटे में 1 घंटे में कितना कर पाएंगे? 2 लोग एक ही घंटे में कितनी एंट्रीज पास कर पाएंगे? 80 से ज्यादा होंगी ना? यस सर। अच्छा, मैंने एग्जांपल भी अच्छा लिया है, उसको देखते हैं पहले। पार्टनरशिप फॉर्म, आप बताओ जी, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा कि व्हाट आई वांट टू से इन दिस एग्जांपल की पार्टनरशिप फॉर्म में व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैं एक बार नीचे लेकर आ रहा हूँ, गलती से ऊपर हो गया, तब तक आप सोचो, मैंने आपसे पूछना है। अक्षदीप, आपसे पूछना मैंने, अर्शदीप जी आपसे पूछना है। सर। आप इस एग्जांपल का बताओ, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। प्रोवाइड्स एनर्जी पार्टनरशिप फॉर्म वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दो एग्जांपल दो। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा होगा जिसको हर फील्ड में जाना होगा, कि उसको स्टॉकिंग भी देखनी है, उसको फाइनेंशियल भी देखने हैं, उसको कस्टमर भी सर्व करने हैं। ठीक है, मतलब उसको हर जगह पे उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, वो कहीं पे कुछ छोड़ भी सकता है, और उसको टेंशन भी बहुत ज्यादा होगी। पार्टनरशिप में वो लोग डिवाइड कर सकते हैं कि फाइनेंस का मैं देख लूंगा, मैं कस्टमर का देख लूंगा, तुम अपने स्टॉक का देख लो, जो कस्टमर का देख लो, तो डिवाइड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ आ गया आपको एनर्जी का सबको? यस सर। चलो थर्ड बेनिफिट लिखो, थर्ड बेनिफिट लिखो, अपने हाथ से लिखना है। टू एनेबल इंडिविजुअल्स टू स्पेशलाइज, सबने लिखना है, टू एनेबल इंडिविजुअल्स टू स्पेशलाइज। एग्जांपल लिखो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, लिखा एग्जांपल? देखो कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। ठीक है, बेनिफिट डी लिखो, बेनिफिट 4, टू सेव टाइम थ्रू जॉइंट एफर्ट। जब मिलके काम करेंगे तो काम ज्यादा भी होगा, जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। तीनों बातें लिखो। टू सेव टाइम थ्रू जॉइंट एफर्ट, टू सेव टाइम थ्रू जॉइंट एफर्ट। अच्छा आप ये बताओ, मैंने नीचे बेनिफिट लिखा सोशल नीड्स, कौन सा बच्चा एग्जांपल देगा इसको समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं? टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। अर्शदीप आप बताओ क्या लगता है टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स में? क्या लगता है, क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो हम सबकी सोशल नीड फुलफिल होंगी? एक मिनट सर, सोच के बताना, सोशल नीड्स क्या होती है? हम सबकी बेसिक एम्यूनिटीज हैं, रोटी कपड़ा और मकान, है ना? फिर हम हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम लग्जोरियस नीड्स होती हैं हमारी। जब हम मिलके काम करेंगे तो हमारी नीड्स पूरी होने लग जाएंगी या नहीं होंगी? यस सर, क्योंकि हमारे पास एक पर्पस होगा जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे बेनिफिट के लिए आ रहा है। तो ठीक है, ठीक है, अगर वो तो आ रहा है तो हम उसको बेसिक नीड्स के लिए हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ टॉप लेवल के होते हैं। जैसे आप कनाडा चले गए, बड़े सारे जी लोग तो जा ही नहीं सकते कनाडा, सोचते रहते हैं, है ना? आप तो जी पेरेंट्स के सर। साथ चले गए, जैसे भी गए। तो आप ये बताओ, जब मिलके काम करेंगे तो सबकी अपनी अपनी नीड्स जो भी होंगी वो फुलफिल होंगी या नहीं होंगी? यस सर, होंगी। तो इसमें नीचे लिखो, नीड्स के आगे लिखो, यहाँ पे लिखना है बिजनेस नीड्स एंड लग्जोरियस नीड्स, एरो बना के लिखो। सब बच्चे लिखो, अभी देखूंगा मैं। बिजनेस, यहाँ पे लिखो बेसिक नीड्स और लग्जोरियस नीड्स, बेसिक और लग्जोरियस। यहाँ पे लिखा लग्जोरियस, ऊपर लिखा बेसिक। बेसिक लिखो जी जल्दी से। माने समझ आया आपको क्या सोशल नीड्स में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। आपको अतिका? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि मान लेते हैं मान्या का मन करता है नेटफ्लिक्स देखने का, वो बार बार नेटफ्लिक्स में जाती है, उसकी ये लिमिटेशन है। लेकिन अर्शदीप के साथ वो काम कर रही है, तो अर्शदीप उसकी वो कमी को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती? मतलब मिलके करेंगे तो हम एक दूसरे की वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर। तो ये लिखो नीचे, लास्ट बेनिफिट लिखो, टू ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस, टू ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस। पहला कंसेप्ट खत्म हो गया। आप कौन सा बच्चा मुझे समरी बताएगा फटाफट कि पहले कंसेप्ट में क्या बताया? जल्दी से, मैं इसको कंसेप्ट में आ रहा हूं।
कौन सा बच्चा बताएगा, बताना चाहेगा? अतिका आप बताना चाहोगे? यस सर। जल्दी से 2 मिनट में फटाफट बताओ क्या बोला अभी तक हमने, क्या डिस्कस किया, बोलो। ओके सर। तो सर ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें वो लोग साथ में मिलके काम करते हैं गोल अचीव करने के लिए। अब वो एक प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल डाबर एंड बांगर सीमेंट। और अगर उसका नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है उनका गोल होना एक, देन उसके बाद उनका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और फिर उसके बाद उनका कंट्रोल देखना। ठीक है। अतिका यहाँ पे ठीक है, ये मैडम अतिका ने बताया। अब आप माने, आप बताओ इसके आगे क्या आपको लगता है, क्या आपको बताना चाहिए जो रह गया? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस होते हैं: सेटिंग ऑफ गोल्स, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस और कंट्रोल। सेटिंग बहुत ऑफ गोल्स, सेटिंग ऑफ गोल्स में क्वार्टर वाइज गोल्स या फिर एनुअल गोल्स देखे जाते हैं। एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर और वो अपना क्वार्टर गोल्स सेट करते हैं। एंड फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो डिफरेंस देखा जाता है बिटवीन गोल्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। जैसे कि जो हमने गोल सेट किए थे और हमने कितना एक्चुअल में कितना रिजल्ट आया। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मैंने सेट किया है कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगी और मैं अचीव करती हूँ 3 घंटे या फिर 2 घंटे, तो वो देखा जाता है। एंड कंट्रोल में स्ट्रैटेजीज चेंज करी जाती हैं अगर मैं गोल प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाती हूँ तो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला दोनों बच्चों ने। अक्षदीप आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें समरी में? फिर हम कंसेप्ट 2 में आ रहे हैं, फटाफट 1 मिनट में कुछ बोलना चाहोगे? यस सर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 कंडीशंस होनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहला पाएगी। वेरी वो गुड, 3 वेरी यही थी जो इन्होंने एक्सप्लेन की अभी अभी। ठीक है, गोल्स वाले ग्रुप ऑफ पीपल एंड उनकी कंट्रोल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ नीचे नेक्स्ट कंसेप्ट में आ जाओ। हेडिंग लिखो कंसेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सब बच्चे लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब टाइप्स में आप यहाँ पे पहले 2 चीजें लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ, मोटिव, और यहाँ पे लिखोगे कंट्रोल। थोड़ा सा ऊपर जो फ्लो चार्ट दिया वो थोड़ा सा गलत है, उसमें लाइंस गलत डली हैं। आप पहले यहाँ पे लिखो तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइप्स, और टाइप्स 2 हैं। टाइप्स को डिवाइड करने के 2 बेंचमार्क्स हैं, एक मोटिव के बेसिस पे और एक कंट्रोल के बेसिस पे। मोटिव के नीचे फिर लिखो प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव। ऐसे करो सब बच्चे। थोड़ा सा वहां पे प्रिंटिंग में हल्की सी लाइनों की दिक्कत है तो इसलिए मैंने बना दिया। टाइप्स में लिखो मोटिव कंट्रोल, अभी डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है, सब डिस्कस करेंगे। मोटिव का मतलब गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कंट्रोल हो गया। यहाँ पे मोटिव 2 हो सकते हैं, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिटेबल। सबने लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉफिट के नीचे लिखो कमर्शियल। प्रॉफिट का दूसरा नाम है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा स्पेलिंग देखना, प्रॉफिट के नीचे लिख रहे हो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के नीचे लिख रहे हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन प्रॉफिट के भी नीचे कुछ नहीं लिख रहे, नॉन प्रॉफिटेबल के नीचे कुछ नहीं लिख रहे। ठीक है, कमर्शियल के नीचे, कमर्शियल के नीचे ये वाली चीजें लिखनी है आपने। ये एक्चुअली में ये सारा कमर्शियल के एग्जांपल्स हैं। मैंने गलती से वो लाइंस प्रॉपर्ली जो उनको हमने दिया था वो ठीक नहीं बनाई। तो आप कमर्शियल के नीचे लिखो पहला सोल प्रोप्राइटर, फिर दूसरा लिखो पार्टनरशिप, फिर तीसरा लिखो प्राइवेट लिमिटेड, फिर फोर्थ लिखो पब्लिक लिमिटेड। सबने लिखना है, खाली किसी ने नहीं बैठ रहा। लिख लिया हो तो बताना मैंने लिख लिया। टाइप्स में आपने लिखा ऊपर कंसेप्ट नंबर 2 टाइप्स। टाइप्स को मैं 2 पार्ट्स में अभी बताऊंगा, मोटिव कंट्रोल। मोटिव में लिखा आपने प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट का दूसरा नाम है कमर्शियल। कमर्शियल के नीचे 4 नाम लिखे आपने, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जो हमें कैप्लान में दिया हुआ है एसीसीए में। बोलो भाई, लिखा है नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले तो देखो, हमारा जो पहला चैप्टर है ना उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो अभी तक हमने सीख लिया मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये सीख लिया व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें सीखना है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने कितने तरह की हो सकती है। जैसे चावल होते हैं, आप बताओ राइस को किस किस तरह से खा सकते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा राइस को किस किस तरह से खा सकते हैं? मान्य आप बताओ। सर अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, पुलाव, नॉर्मल राइस, जीरा राइस। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरा राइस, नॉर्मल राइस, पुलाव बना के खा सकते हैं, ठीक है, बॉइल्ड करके खा सकते हैं। अच्छा, डोसा जो बनता है वो भी तो राइस से ही बनता है मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, इसका मतलब राइस के अलग अलग टाइप्स हैं। ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स हैं जो अब हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, हम ऑर्गेनाइजेशन को जब डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। बट जो एसीसी कह रहा है, जो कैप्लॉन कह रहा है, जो बीबीपी कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप इसको दो बेंचमार्क्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। एक तो मोटिव और एक कंट्रोल। एक मोटिव के बेसिस पे और एक कंट्रोल के बेसिस पे। कंट्रोल और मोटिव दो हम बेंचमार्क्स के नीचे हमने ब्रांच बनाई, प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिटेबल मोटिव और नॉन प्रॉफिटेबल मोटिव। अच्छा, आज के बाद या एसीसीए ने, कैप्लॉन ने और बीबीपी ने यूज किया प्रॉफिटेबल की जगह नाम डाल दिया उन्होंने उसके साथ साथ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे कमर्शियल का मीनिंग क्या होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करना। करना। ठीक है, तो ऊपर देखो, अब आपको थोड़ा सा डायग्राम वो गलत वाला भी समझ आ रहा होगा। मैंने वहां लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट के आगे यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लो। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे कमर्शियल हो गया, ये नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, ये भी ब्रैकेट डल गया। ये वाले एरोज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये एरोज यहाँ नहीं है, ठीक है जी, ये एरोज नहीं है, ये कमर्शियल के नाम है, ठीक है, कमर्शियल के ही नाम है। कंट्रोल के नीचे ही है प्राइवेट, कंट्रोल के नीचे है पब्लिक, कंट्रोल के नीचे है कोऑपरेटिव। तो कंट्रोल में लिख लो तीन ब्रांचेस पहले, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। कंट्रोल में देयर आर थ्री कैटेगरीज, वन इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक, पब्लिक के साथ लिख लें गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज कोऑपरेटिव्स। थोड़ा सा मेरा आज पेन दूसरा है इसलिए प्रॉपर्ली हो नहीं रहा, लेकिन आपको आइडिया लग रहा है, ये आप लिखो। टाइप्स में 5 टाइप्स आज हमने डिस्कस करनी है जी। अब कौन सा बच्चा बताएगा 5 कैसे बोल दी मैंने? अतिका आप बताओ 5 कैसे हो गई? हाउ आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अतिका प्लीज बताइए, टेल मी हाउ आई हैव टोल्ड यू। सर एक प्रॉफिट, फिर नॉन प्रॉफिट, फिर उसके बाद ये प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव्स। ठीक है। अब आप ये बताओ दो बेंचमार्क्स क्या है जिसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि टाइप्स है। एक बेंचमार्क है मोटिव, ठीक है, तो टाइप्स को हम मोटिव के बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हैं और कंट्रोल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी सर। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ धीरे धीरे मैं नीचे आ रहा हूँ मैं, लेकिन आपसे पहले पूछूंगा, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा दिखे। अच्छा, प्रॉफिट के नीचे मैंने लिखा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि टू अर्न द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्न करना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। आप प्रॉफिट कमर्शियल के नीचे आपने लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। बताओ भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मीनिंग सबको समझ आ रहा है? सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप लिखो, ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटर के आगे लिखो सब बच्चे, ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन, ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। नहीं लिख रहे? लिख लिया सर। माने आपने लिखा? यस सर। अर्शदीप आपने लिखा? यस सर। क्या लिखा अर्शदीप आपने? क्या लिखा सोल प्रोप्राइटर के आगे? Owned and run by one person. ठीक है, ओन एंड रन बाय ओनली वन पर्सन, ठीक है। Yeah. पार्टनरशिप के आगे लिखो ओन्ड एंड रन बाय मोर देन टू, मोर देन और ओन्ड एंड रन बाय टू और मोर देन टू पर्सन। एक एक लाइन लिखो बस।
owned and run by 2 or more than 2 persons. आपने गार्नर वर्सेस मरे का नाम सुना है कभी किसी ने? नहीं समझ, नहीं आंसर ही नहीं दे रहे। पार्टनरशिप नहीं फॉर्म में सर। गार्नर वर्सेस मरे का नाम सुना है? नहीं नो सुना। सर। नहीं सुना, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में आप, अच्छा आप ये बताओ पार्टनरशिप फॉर्म का आपको क्या लगता है क्या मीनिंग होगा पार्टनरशिप फॉर्म और इसमें पार्टनरशिप फॉर्म की 2 ब्रांचेस बनाओ, एक को बनाओ यहां लिखो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पार्टनरशिप के आगे लिखो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म, और एक दूसरी ब्रांच में लिखो लिमिटेड पार्टनरशिप। एलएलपी का नाम सुना किसने? एलएलपी? यस सर। किसने बोला ये एलएलपी? यस, किसने बोला? मान्या। हाँ, क्या होती है जी एलएलपी, बताओ। सर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जिसमें पार्टनरशिप होती है, वो हाँ। उनकी पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, जबकि वो नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया वैसे तो इन्होंने। आप सब बच्चे पहले यहाँ लिख लो जो हमारे एसी से भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप की 2 ब्रांचेस बनाओ और एक में लिखो अनलिमिटेड पार्टनरशिप और एक में लिखो अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक में लिखो लिमिटेड लायबिलिटी। और कौन सा बच्चा बताएगा अनलिमिटेड और लिमिटेड में क्या डिफरेंस है? आप अतिका आप बता सकते हो कुछ? सर नहीं पता। कोई बात नहीं। अर्शदीप आप बता सकते हो? सर वही इनका लाइबिलिटी वाला ही पता है, जो अच्छा, उनके लाइबिलिटी का हो सकता है या फिर उनके मेंबर्स का भी हो सकता है कि सिर्फ 14 मेंबर होने चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी में 20 मेंबर्स हैं कि मैक्सिमम ना। अच्छा पहले तो ये सुनो कि अनलिमिटेड और लिमिटेड क्या होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर कल इस पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया और इनको पैसे देने आउटसाइडर्स को, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल वेल्थ से पैसे देंगे। मतलब दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट मींस दे हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स इवन फ्रॉम देयर पर्सनल वेल्थ, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म जो अनलिमिटेड होती है दैट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है हम ये मानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स हैं वही उसकी एंटिटी है, अलग से एज्यूम नहीं करते कि ये इसकी अलग है एंटिटी। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप होती है हम उसको एक सेपरेट एंटिटी एज्यूम करते हैं, और अगर कल उनको लॉस हो गया, पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, इफ दे इनकर अ लॉस then the partners are not liable to bear that loss, only that partnership firm will bear the loss। जैसे एक होती है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है मैं एज्यूम कर रहा हूं एक ह्यूमन बीइंग है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या डिफरेंस होता है नेचुरल पर्सन में और आर्टिफिशियल पर्सन में? कौन सा बच्चा बताएगा नेचुरल पर्सन में और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या डिफरेंस है? कभी सुना है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? हम सब नेचुरल है। जी सर। आर्टिफिशियल वो होता है जो हम लॉ के थ्रू क्रिएट करें। जैसे हमने कंपनी का नाम बनाया, कंपनी बनाई मारुति उद्योग लिमिटेड, एबीसी एलएलपी, तो ये नेचुरल पर्संस नहीं है, ये आर्टिफिशियली हमने क्रिएट की है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक आर्टिफिशियली हमने क्रिएट की है, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक पॉइंट आपको समझना है, जो ध्यान रखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, कि उससे ज्यादा यू कैन नॉट गेट फ्रॉम पर्सनल वेल्थ ऑफ द पार्टनर्स। बट अगर अनलिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो जैसे मैं बार बार बोल रहा था ना भी गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस मरे, वो मैं यही बताना चाह रहा था, वो आपने अभी चैप्टर किया नहीं है, कोई बात नहीं। आप नीचे लिखो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम बाजार से फंड्स, लोगों से पैसे नहीं ले सकते।
फंड्स जो है हम मार्केट से नहीं लेके आ सकते, मतलब शेयर्स नहीं इशू कर सकते, प्रेफरेंसेस इशू नहीं कर सकते, डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकते, बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। मतलब आपने कभी नाम सुना है इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, बॉन्ड्स का? आप पैसे Yes, कहाँ sir. से ले सकते? सुना है कभी? मान्य आपने सुना है? यस सर। आपने अर्शदीप कभी सुना है शेयर्स का, डिवेंचर का? Yes, sir. अच्छा, क्या होता है बेटा शेयर्स, आप बताओ। अर्शदीप आप बताओ। वही जो फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए अलग अलग सोर्स हम नॉर्मल पीपल से हम पैसे ले सकते हैं, हाँ, बाहर से, पब्लिक से आप पैसे ले सकते हो। या पब्लिक से। हाँ, अगर हम पब्लिक से लेते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और अगर हम पब्लिक से नहीं लेते, प्राइवेटली लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बताओ, इस तरह से याद रहेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का? यस सर। यस सर। प्राइवेट लिमिटेड के आगे लिखो, पहले प्राइवेट लिमिटेड के आगे लिखो। बताओ कौन सा बच्चा बताएगा क्या लिखना चाहिए प्राइवेट के आगे? कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। प्राइवेट के आगे लिखो जो मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर। क्या लिखा? हाँ अधिका बताओ क्या लिखा आपने? cannot raise funds from public. विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स, कहीं इससे रेज नहीं कर सकते। चलो पब्लिक में लिखो पहले, कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। कैन लिखा है, CN, कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक with the help of equity shares लिखो, common stock, equity shares, preference shares, bonds, equity shares, preference shares, bonds। अतिका आप बताओ बेटा, क्या लगता है इक्विटी शेयर का मीनिंग आपको क्या समझ आता है? सर जिसमें कंपनी का कुछ पार्ट दे देते हैं हम। हाँ अच्छा, आजकल वो शार्क टैंक आ रहा है, आप देखते हो शार्क टैंक? यस सर। कौन सा बच्चा माने, आप देखते हो? यस सर। अच्छा अर्शदीप, आप देखते हो शार्क टैंक? नो सर। अच्छा, चलो मान्या बताएगी शार्क टैंक में वो क्या बोलते हैं, इक्विटी दे दो हमें, इतना परसेंट स्टेक लेंगे, क्या मतलब होता है उसका? सर इक्विटी जैसे कि उनका शेयर होल्डिंग देना, कंट्रोल देना होता है इतना परसेंट कंपनी का, ताकि वो डिसीजंस उन शेयर होल्डर्स के पास भी आ जाए। क्योंकि वो जो शार्क बैठे हैं वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? वो पैसा दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो शेयर्स देके लगा सकते हैं, और एक 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 लोन देके लगा सकते हैं। तो आपने कभी सुना, वो कहते हैं इतना लोन दे देंगे 12% में, फिर हम इतने शेयर्स दे देंगे, इतने परसेंट आपका शेयर्स ले लेंगे, ऐसा सुना है ना आपने? यस सर। यस सर। इट मीन्स कि अगर वो कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है तो उसको हम पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं, और अगर वो पब्लिक से पैसे, दे आर नॉट रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक, इट इज नेम्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्या लगता है आपको टाइप्स में, मोटिव में, प्रॉफिट में, और नॉन प्रॉफिट में, कमर्शियल में, चारों लिखे आपने? चार के चार नाम लिखे। बताओ पहला नाम क्या था? क्या था? सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक है, आतिका आप बताओ पहला क्या था? सर सोल प्रोपराइटरशिप। दूसरा क्या, जल्दी बोल दो। पार्टनरशिप, फिर तीसरा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये किसके अंदर आ रहे हैं? प्रॉफिट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कमर्शियल में और प्रॉफिट में। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन प्रॉफिट। यहाँ देखो, ये लिखा है मैंने, ये लिखा नहीं इसमें, ये लिखा नहीं, दिख रहा नहीं दिख रहा? यस सर। एक बच्चा कह रहा दिख ही नहीं रहा। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? यू कैन सी, वन इज कमर्शियल एंड सेकंड इज नॉन कमर्शियल। कमर्शियल हमने डिस्कस कर लिया, इट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स। कमर्शियल कैन बी इन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि टाइप्स में एक टाइप होती है मोटिव इज ए वे इन विच आई कैन डिवाइड माय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो मोटिव्स हो गए, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट के नीचे मैंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लिखा और इसकी 4 फॉर्म्स डिस्कस किए। इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, नॉन प्रॉफिटेबल तो जनरली सोसाइटीज में होती है, तो इसका भी हम कोई फॉर्म नहीं डिस्कस कर रहे, ये बस खाली नॉन प्रॉफिट समझ रहा है। आगे आ जाओ, आगे आओ जी।
मैंने लिखा है जी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मान्य आप पढ़ो क्या लिखा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, पढ़ो। Must have profit motive. It is not necessary to actual realize profit. ठीक है Example TCS. हाँ ठीक। अर्शदीप आप बताओ, ये जो मान्य ने पढ़ा अभी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कमर्शियल के बारे में कि सोल, पार्टनरशिप, private limited, public limited. It can have different types, but all are commercial organizations because their main objective is to earn the profit. Yes, आप ये sir. बताओ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना अर्शदीप और मेरे को आंसर देना है। मैंने एक सेंटेंस बोला, whosoever wants to sing a song can find out a song। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। whosoever wants to sing a song can find a song। अर्शदीप इसका मीनिंग क्या हुआ? जहाँ चाह है वहाँ राह है। हाँ, जहां चाहे वहां रहा है। अगर किसी को गाना गाना है तो गाना उसको मिल जाएगा। अब यहां पे मैंने लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्चुअली रियलाइज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एक्चुअली में वो कमाए, वेदर दे अर्न और नॉट अर्न, वो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी इच्छा, देयर इंटेंट इज टू अर्न प्रॉफिट। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, दैट दे वांट टू अर्न प्रॉफिट बट एक्चुअली दे आर अर्निंग इट और एक्चुअली दे आर नॉट अर्निंग इट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अतिका आप बताओ टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट अर्न करना, बट एक्चुअली में उनको प्रॉफिट हो या ना हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटेंशन देखते हैं, एक्चुअली में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको नहीं देखते। ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. अब नीचे आ जाओ। जनरल मोटर्स कहाँ की कंपनी है? कौन सी कंट्री की कंपनी है बताओ जल्दी। जनरल मोटर्स का एग्जांपल लिखा मैंने, कौन सी कंट्री की कंपनी है जनरल मोटर्स? बोलो भाई, देखो बोल ही नहीं रहा कोई। मान्या बोलो। American company. ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बनाती है अमेरिका में? नाम के साथ लिखा हुआ मोटर्स, कार्स बनाती है। Yes, sir. देयर इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट। Yes, sir. बट ये पिछले 10 सालों से लॉस में जा रही है, तो क्या इसको नॉन प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं? No, नहीं sir. सर। ठीक है, तो एक्चुअल कंडीशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, एक्चुअल कंडीशन है कि देयर इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। नीचे आ जाओ, नीचे लिखो नॉन। ऊपर हमने था ना, यहाँ पे थे ना मोटिव में, मोटिव में क्या क्या बनाया था मैंने? एक तो था प्रॉफिटेबल और एक क्या था? नॉन प्रॉफिटेबल। अब मैं नॉन प्रॉफिटेबल में आ गया। नीचे आ जाओ, लिखो नॉन प्रॉफिटेबल में। लिखो, सब बच्चे लिखेंगे। प्रॉफिट इज नो लॉन्गर अ ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन नहीं है, बट अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने इंटेंट को देखना है। जैसे एक बच्चे ने भी बोला था हॉस्पिटल्स इज अ प्रॉफिटेबल, फिर मैंने कहा था नहीं इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल। उनको एक्चुअली में प्रॉफिट कमाना उनकी इंटेंशन नहीं है, बट अगर हो जाता है तो ठीक है। तो यहाँ लिखो जी प्रॉफिट इज नो लॉन्गर, अंडरलाइन करो नो लॉन्गर को। अच्छा, हाईलाइटर खरीद लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कहीं देखूंगा मैं। नो लॉन्गर अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन एक्चुअली दे कैन रियलाइज प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ? मान्या जो है सलमान पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। अब उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं था, इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल, बट वो बहुत सारी फीस लेते थे और उनको प्रॉफिट हो जाता था, तो क्या उसको नॉन प्रॉफिटेबल बोलेंगे या प्रॉफिटेबल बोलेंगे? बोलो जल्दी। Non-profit. तो एग्जांपल लिखो, स्कूल्स, इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज देना होता है, so they will be categorized under non profitable। कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देखें तो बड़ी कम फीस है, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। बोलो भाई, यहां तक समझ आ गई नहीं आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. और लास्ट फेज में आ गए कंट्रोल में। टाइप्स में कंट्रोल कितने थे? मैंने 3 बोले थे। क्या क्या बोले थे? प्राइवेट कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल, ये लिखा था ना आपने कंट्रोल में, ये लिखे थे। यस सर। Yes, sir. हाँ, कंट्रोल के नीचे लिखो दोबारा, देखो पेन ही कहाँ जा रहा है। कंट्रोल के नीचे लिखो प्राइवेट, ऊपर ब्रांच बनाई हुई है, पब्लिक और कोऑपरेटिव्स। पब्लिक के नीचे लिखो गवर्नमेंट।
चलो जी आयो, बस हो गया, खत्म होने वाला। यहाँ लिखो ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस में हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। मोटिव्स के बेसिस में कितनी कैटेगरी बना सकते हैं? मैंने आप बताओ तो कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है। अर्शदीप, कंट्रोल के बेसिस पे कितनी कैटेगरी बन सकती है? 3, कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव। अच्छा, पब्लिक के आगे लिखा गवर्नमेंट, पब्लिक के आगे लिखो पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सेक्टर के आगे लिखो गवर्नमेंट। आप बताओ, आप बताओ कि कंट्रोल का मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? हम प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल किसके पास होगा? या चलो पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल किसके पास होगा? पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल किसके पास होगा? आपको क्या लग रहा है किसके पास होगा? गवर्नमेंट के के पास। पास। अच्छा, ऐसा नाम क्या? पब्लिक, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक के लिए, ठीक है ना? आप बताओ इंडियन रेलवेज लिखो, आप पब्लिक सेक्टर के आगे लिखो इंडियन रेलवेज। लिखा सबने इंडियन रेलवेज? यस सर। क्या लगता है जी इंडियन रेलवेज का कंट्रोल किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास। अच्छा, ये बताओ भूपेश आनंद, ये कंपनी का नाम है एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, इसका कंट्रोल किसके पास है? सर जो इसके ओनर ऑनर के पास। सपोज करता हूं मैं ओनर हूं, तो मेरे किसके पास कंट्रोल हुआ? आपके पास। ठीक है, तो मैं एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट सेक्टर बोलूंगा या पब्लिक सेक्टर बोलूंगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट। अच्छा, इट मींस इफ द कंट्रोल इज विद द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे यहां पर हमारी इंडिया में दिल्ली में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, या डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी। कभी नाम सुना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? किसी ने सुना है? यस सर। किसने बोला ये? यस, अतिका कहाँ पे? यस सर। नहीं, आप मेरे को बताओ पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल बताओ। सर हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, बहुत मिलिट्री। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिखो इसमें मिलिट्री, लिखो मिलिट्री, इसमें लिखो, इसमें लिखो इंडियन रेलवेज। पब्लिक सेक्टर में लिख रहे हो सब बच्चे? जब एक बच्चा हो तो सोने लग गया। हर्षदीप आप सो तो नहीं रहे? नहीं सर। लिखो आगे पब्लिक सेक्टर के आगे, क्योंकि वहां रात हो रही है ना, मेरे को लगा सोना नहीं लग गई। नहीं नहीं। हाँ, पब्लिक सेक्टर के आगे लिखो। क्या लिखा आपने हर्षदीप अभी तक पब्लिक सेक्टर के आगे? इंडियन रेलवे, मिलिट्री, हाँ हॉस्पिटल्स, हाँ, यानी गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है। वैसे हॉस्पिटल्स मत लिखो, हॉस्पिटल प्राइवेट में भी आ सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में प्योरली मतलब जिसका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत वही बढ़िया। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। हाँ, कॉर्पोरेशन भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेशन से मैं भी बताता हूँ मैं आपको क्या मतलब होता है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नाम सुना है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यस सर। तो गवर्नमेंट कभी भी अपने कंपनीज को स्टार्ट करती है तो या तो वो पब्लिक सेक्टर के नाम से कर देगी या कॉर्पोरेशन के नाम से कर देगी। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या लिखा, कि कौन सा बच्चा बताएगा प्राइवेट सेक्टर में क्या लिखा? लिखो नेस्ले, लिखो अंबुजा सीमेंट, लिखो भूपेश आनंद क्लासेस, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। लिखो एबीसी एलएलपी, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि इनका कंट्रोल प्राइवेट लोगों के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। चलो अतिका बताओ क्या एग्जांपल लिखे आपने प्राइवेट के आगे? सर नेस्ले, अंबुजा सीमेंट, और बताओ आया? भूपेश आनंद क्लासेस, और हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, इनका कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है ना? यस सर। तो जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा उसको हम प्राइवेट सेक्टर में लेकर आएंगे, और जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज के पास होगा दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर पब्लिक सेक्टर। I think yeah, you are getting up to this point that what I mean by private sector and what I mean by public sector. Yes or no? यस यस सर। सर। लास्ट लिखो कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के आगे लिखो कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना है कभी? बड़ी सारी मूवीज आई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर।
क्या होता है कोऑपरेटिव? सर जो प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते हैं एज ए ग्रुप, जैसे कि अमूल। बहुत बढ़िया, हाँ लिखो अमूल, लिखो मदर डेयरी, लिखो बहुत बढ़िया। कोऑपरेटिव क्या है, लिखो अमूल, मदर डेयरी, लिखो। तो आपका यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 तो काफी हद तक हो गया। अब मुझे अर्शदीप बताएगी जल्दी से कि थोड़ा सा अच्छा। समरी बताएगी कि हमने कंसेप्ट नंबर 2 की क्या समरी है। अर्शदीप जल्दी से बताओ बेटा, बिना देखे बताना है, ठीक है? मैं आपको देख रहा हूं, आपने बिना देखे बोलना है, जितना भी याद आ रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलना शुरू, स्टार्ट करो। मोटिव के अंदर प्राइवेट, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, फिर कंट्रोल के अंदर हमारे कंट्रोल के बेसिस पे आ जाती हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव। प्रॉफिट के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड क्या था, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड एंड पब्लिक पब्लिक, पब्लिक ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, ये सभी पढ़े थे, इनका मतलब देखा था कि क्या ठीक है, इनका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है। मान्य, अब आगे आप बताओ थोड़ा सा, आपको जो इन्होंने यहाँ तक छोड़ा उसके आगे आप पकड़ो, आप बताओ। सर कमर्शियल, बोलो बोलो। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज करे, जैसे कि टीसीएस या जनरल मोटर्स जो कि प्रॉफिट मोटिव रख सकती हैं पर एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज करे जरूरी नहीं है। जैसे जनरल मोटर्स 10 साल से अभी तक लॉसेस में जा रही है बट प्रॉफिट मोटिव है। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका प्रॉफिट मतलब मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट अगर कमा ले तो वो भी ठीक है। ठीक है, आतिका आप बताओ और क्या बोलना चाह रहे हो उसमें जल्दी से। सर कंट्रोल के बेसिस पे 3 टाइप्स की हो सकते हैं। फर्स्ट है हाँ, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो ओन करते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेस्ले, हिंदुस्तान।